Government policies for land acquisition and compensation. दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हमारे देश में पास हुआ है 2013 में. एंड दैट लॉ इज कॉल्ड लार. सो लॉन्ग फॉर्म इज right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013. इसके बारे में हम जान लेंगे. ये नया कानून है और एक्विजिशन करने के सरकार अभी अगर एक्विजिशन करती है आपके प्रॉपर्टी का, तो कितना मुआवजा उन्होंने देना चाहिए, इसकी प्रोसीजर क्या है, सब कुछ हम ए प्रेजेंटेशन में जानेंगे दोस्तों. So let me give few seconds to share my screen so I can start PTP in well manner. See, this is a 17th government policies on land acquisition and compensation. Introduction. Land acquisition. Government procure private land for public use. गवर्नमेंट अगर प्राइवेट लैंड पब्लिक यूज के लिए प्रोक्यूर करना मीन्स प्रोक्यूर मीन्स टू गेट अवेलेबल, यानी कि उसको मिलाना, लेना, दिस इज कॉल्ड प्रोक्यूरमेंट. सो लैंड एक्विजिशन, गवर्नमेंट प्रोक्यूर्स प्राइवेट लैंड फॉर पब्लिक यूज. अगर वो पब्लिक लैंड यानी कि उनके उनकी उनकी खुद की प्रॉपर्टी जो है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के पास है, वो अगर ले लेते हैं तो ये लैंड, ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन ये प्राइवेट किसी की प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट एक्वायर करता है पब्लिक यूज के लिए, क्योंकि याद रखना, गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी खाली पब्लिक यूज के लिए ही एक्वायर कर सकता है एज पर दिस लॉ. सपोज डैम तैयार करना है, या रेलवे स्टेशन करना है, या रास्ते के रुंदीकरण करना है, हाँ, टू इंक्रीज द ब्रेड्थ ऑफ द रोड. सो ये जो भी कुछ कारण है, ये कारण पब्लिक यूज के लिए होता है. लेकिन गवर्नमेंट को अगर अपने क्या बोलते हैं एमएलए के लिए, इसके लिए, उसके लिए कुछ बांधना है, ये है, तो ये शायद पब्लिक यूज में नहीं आएगा. पब्लिक एट लार्ज के लिए गवर्नमेंट अगर हॉस्पिटल के लिए, इसके लिए जमीन एक्वायर करती है, तो ये पब्लिक यूज में आएगा. तो उसका ऑलरेडी एक कानून में डेफिनेशन दिया है. आई विल शो यू दैट लॉ. ये जो राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, ये जो इतना लंबा नाम है ना, ये है. इसका शॉर्ट फॉर्म भी है लार. लार शॉर्ट फॉर्म है, बताता हूँ आगे. कॉमन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन प्रोजेक्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या अर्बन प्रोजेक्ट के लिए अगर गवर्नमेंट कोई चीज एक्वायर करना है, तो ये लैंड एक्विजिशन में आता है. ऑफन लीड्स टू डिस्प्लेस और कॉम्पेंसेशन कंसर्न. ऑलवेज इसमें क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसी को अपने प्रॉपर्टी से बेदखल करके उसका, और उसको कॉम्पेंसेशन भी ना देना, ठीक से ना देना वगैरह, ऐसे कुछ इशू रेगुलर होते रहते हैं. और इसके कारण जब से ये कानून एप्लीकेबल हुआ ना 2013 में, तब से ये इशू काफ़ी कम हो गए दोस्तों. और गवर्नमेंट बहुत हैंडसम कॉम्पेंसेशन देता है. कैसा देता है, कितना देता है, लॉ में दिया है सब कुछ. इसलिए ये केस लड़ने में भी बहुत मजा आता है और पैसा भी लॉयर को अच्छा मिलता है इसमें. की लेजिस्लेशन. लार. लार का मतलब होता है, लार का अपन पूरा पूरा अगर देखेंगे तो बहुत लंबा लॉन्ग फॉर्म होगा इसका, जैसे राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013. तो लार यहां से लिया है कि लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट. तो लार का मतलब होता है लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट. लार. ये कानून जो है वो इंश्योर फेयर कॉम्पेंसेशन एंड रिहेबिलिटेशन. वो फेयर कॉम्पेंसेशन इंश्योर करता है और रिहेबिलिटेशन, फेयर कॉम्पेंसेशन के साथ उसका पुनर्प्रस्थापिकरण, जिसको हम बोलते हैं, बोल सकते हैं हिंदी में या संस्कृत में या मराठी में, पुनर्प्रस्थापिकरण, रिहेबिलिटेशन, ये भी ये लॉ इंश्योर करता है.
अप्लाइज अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया, ये दोनों एरिया के लिए एप्लीकेबल है। रूरल एरिया के लिए भी एप्लीकेबल है, अर्बन एरिया के लिए भी एप्लीकेबल है। और ये लॉ ने कौन से लॉ को रिप्लेस कर दिया है? तो इसके पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट था 1894 का। मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था कि लैंड एक्विजिशन 1894 का जो था वो ब्रिटिश के फेवर में ही था पूरा, इसलिए वो विदाउट एनी कंसिडरेशन भी लैंड एक्वायर कर सकते थे। ऐसे कुछ प्रावधान उसमें थे, या कोई वो जो लैंड एक्विजिशन में वो जो भी कॉम्पेंसेशन देंगे वो आपको मानना ही पड़ता था। ऐसे ये होता, और ये काफी हद तक 2013 तक ऐसा ही चला था। लेकिन 2013 में जब कानून आया तब फेयर और कॉम्पेंसेशन मिलने लगा और रिहैबिलिटेशन भी उनका होने लगा। व्हाट आर द की प्रोविजंस फॉर लार एक्ट? लार का मतलब होता है लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। तो कंसेंट चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो 80% लोगों की कंसेंट चाहिए। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है तो 70% लोगों की कंसेंट चाहिए, तब वो आप एक्वायर कर सकते हैं। और पब्लिक की प्रॉपर्टी, ऑलरेडी पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी अपने हिसाब से यूज कर सकता है। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट इज वेरी एसेंशियल एंड मैंडेटरी। सपोज मान के चलो कि आपका एक 2 एकड़ का जगह है और गवर्नमेंट को अभी उसको हॉस्पिटल बांधने के लिए चाहिए, तो वो डायरेक्ट एक्वायर नहीं कर सकती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पहले सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कराना होगा। इसके मैं स्टेजेस आगे दूंगा प्रॉपरली, इसका स्टेजेस। यहाँ पे खाली SAI समझा रहा हूं मैं आपको। ये यहाँ पे हॉस्पिटल बांधने के बाद इसका सोशल इंपैक्ट क्या होगा, क्यों जरूरी वहां पे हॉस्पिटल है, और इसके बदले में ये सब सोशल इंपैक्ट असेसमेंट हो जाता है, ये मैंडेटरी है। और फिर कॉम्पेंसेशन जो ये लॉ देता है, ये लॉ 4 गुना कॉम्पेंसेशन देता है रूरल एरिया में। रूरल एरिया में मान के चलो कि 1 एकड़ की जगह की कीमत जो है, ये सपोज मान के चलो 20 लाख रुपया है, तो वो 1 एकड़ जमीन का 4 गुना ज्यादा, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 80 लाख रुपीज का कॉम्पेंसेशन मिलेगा। अगर उसको कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, रिहेबिलिटेशन चाहिए पूरा की पूरा, या आधा कॉम्पेंसेशन चाहिए आधा रिहेबिलिटेशन चाहिए, तो वो हिसाब से उसको जमीन मिलेगा। लेकिन उसको जमीन उस एरिया में वो नहीं दे सकते, क्योंकि उस एरिया में जमीन ही नहीं है। तो दूसरे एरिया में जमीन का कॉस्ट अगर 10 लाख रुपया एकड़ है, तो वहां पे उसको डबल जमीन मिलेगा, अगर गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है तो ये रूरल एरिया में 4 टाइम्स कॉम्पेंसेशन ज्यादा मिलता है। अर्बन एरिया में 2 टाइम्स ज्यादा मिलता है। अर्बन एरिया का मान के चलो कि आपका 1 एकड़ का प्रॉपर्टी का कॉस्ट यहाँ पे 5 करोड़ रुपया है। अगर गवर्नमेंट वो एक्वायर करती है तो गवर्नमेंट को आपको 10 करोड़ देना है, याद रखना। इसलिए लैंड एक्विजिशन में अभी ज्यादा नुकसान होता नहीं है। खाली इमोशंस रहता है, भाई मेरे दादाजी की परदादा की जमीन है, ये जाने नहीं चाहिए वगैरह, वो इमोशन छोड़ते हैं। तो बाकी व्यवहारिक जगह पे यानी कि फॉर प्रैक्टिकल एंगल से, फॉर कॉम्पेंसेशन एंगल से, व्हेन वी सी द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, दीज आर वेरी बेनिफिशियल टुवर्ड्स the a person whose land is getting acquired by the central government or a state government. रिहैबिलिटेशन जो है, हाउसिंग का रिहैबिलिटेशन होता है, जॉब भी दिए जाते हैं कभी कभी। ये क्या बोलते हैं, कोयले के खान के लिए वगैरह भी हम ये लगते हैं, माइंस मिनरल्स के लिए भी हम लैंड एक्वायर करते हैं। तो उस समय वो फिर वो बोलते हैं कि हम आपको कॉम्पेंसेशन भी देंगे, इसके जगह पे दूसरी जगह पे लैंड भी देंगे, और आपके घर में से, फैमिली में से किसी को एक परमानेंट हमारे कंपनी में या हमारे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में जॉब भी दे देंगे। यू मे सेकंड। तो ऐसा भी रिहेबिलिटेशन होता है, ग्रांट्स मिलते हैं, एन्युटीज मिलती है, ये भी रिहेबिलिटेशन है। लैंड एक्विजिशन प्रोसेस कैसा होता है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट पहले नोटिफिकेशन निकालती है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी, वही हम बोलते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। फिर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करेगी, फिर पब्लिक हियरिंग लेगी। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होने के बाद पब्लिक हियरिंग लेगी, पब्लिक में किसी को कुछ बोलना है क्या है, उसका सुनवाई होता है। फिर ड्राफ्ट डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ड्राफ्ट होता है। फिर कॉम्पेंसेशन अवार्ड होता है, किसका कितना जमीन हम एक्वायर कर रहे हैं, क्या रहे हैं, उस हिसाब से
कॉम्पेंसेशन अवार्ड गवर्नमेंट कर देती है, फिर पोजीशन ले लेती है गवर्नमेंट, और फिर R&R इम्प्लीमेंटेशन, और फिर रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का, R&R का मतलब रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये स्टेजेस है। वंस अगेन, स्टेजेस ऑफ लैंड एक्विजिशन प्रोसेस। देखो, लैंड एक्विजिशन में अगर कोई लॉयर योगदान देता है पूरा की पूरा, और लैंड एक्विजिशन के मैटर ही देखता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा चांस उसको है। इसमें बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं। पैसे के बारे में अगर आपको करते हो, प्रॉपर्टी मैटर में पैसे मिलते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी सिविल मैटर में, सिविल कोर्ट में वगैरह जो प्रॉपर्टी मैटर चलते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन लैंड एंड एक्विजिशन मैटर ये बड़े 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 होते हैं। और काफी बार ऐसा देखा है मैंने कि रूरल एरिया के फार्मर को इसको नॉलेज ही नहीं है, बेचारे वो फंस जाते हैं, लेकिन आप उनको निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अगर गलत तरीके से उनको कॉम्पेंसेशन दिया गया है, तो वो केस आप रेज कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, और फिर जैसा बेनिफिट आप उनको मिला के देंगे, वो हिसाब से आपको पैसा भी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। सो फॉर द पर्सन, फॉर the law graduate who wants to devote his life for a land acquisition matter, for him, this stages, once again I am repeating, government is publishing first notification, then government is doing some social impact assessment, then they will take public hearing of the that person whose land they are going to acquire, then they will draft a declaration, then they will they will declare the compensation award, then a possession will take place of that land, and then rehabilitation and resettlement implementation will be done. ये सब प्रोसेस के बाद भी अगर जिसका जमीन एक्वायर्ड किया है, ओके, तो उसको हम एक्वायरी बोल सकते हैं। एक्वायरर गवर्नमेंट हो गया, एक्वायरी वो फार्मर हो गया, जिसका लैंड एक्वायर कर रहा है। ये सब अगर हैप्पी नहीं है, तो आप उसका इशू कोर्ट में रेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज रोल, व्हाट इज द गवर्नमेंट एजेंसी रोल? तो स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंडक्ट इंक्वायरी एंड कॉम्पेंसेशन करते हैं, मॉनिटरिंग कमेटी जो रहती है नेशनल और स्टेट लेवल पे, मॉनिटरिंग कमेटी रहती है लैंड एक्विजिशन मैटर में, ओवरसाइट है। ये मॉनिटरिंग कमेटी कैसी फॉर्म होती है, कलेक्टर कैसे इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करता है, ये सब कुछ लॉ में है। लॉ में मैं ये लॉ का समरी बता रहा हूं आपको यहाँ पे। आगे लॉ में हम जाएंगे, इस ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद, तब हम आपको बताते हैं। स्पेशल प्रोविजंस है, लिमिटेशन ऑन मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड एक्विजिशन। मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड है तो उसको गवर्नमेंट एक्वायर करने के लिए बहुत लिमिटेशन है, इसलिए गवर्नमेंट इजीली जो बागायती जमीन रहती है, मल्टी क्रॉप जहाँ पे लिए जाते हैं, वो जमीन इजीली गवर्नमेंट एक्वायर नहीं कर सकती एज पर लॉ। हाँ, बंजर जमीन है, थोड़ी कम पिकाऊ जमीन है, और गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन such circumstances they can notify that for acquire purpose. Safeguard for SC and ST communities, जो सोशल कास्ट और सोशल ट्राइब्स के एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो कम्युनिटीज है, इनके लिए थोड़े सेफ गार्ड अलग रखे गए हैं। उनको थोड़ा सा ज़्यादा मुआवजा भी मिलता है, और ज़्यादा उनको देखभाल भी होती है, क्योंकि वो पिछले लोग हैं। पिछले लोगों को और पीछे ढकलना अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए वो चीज़ें होती हैं। देन रिटर्न ऑफ अनऑथोराइज्ड लैंड विद इन 5 ईयर्स, अनयूटिलाइज्ड लैंड विद इन 5 ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज डैम के लिए उन्होंने जमीन लिया था, और वो अगर यूज नहीं कर पाते हैं, तो उनको वो जमीन वापस देना है। अ, जिसका लिया है उसको 5 साल के अंदर देना है, या फिर वो दूसरे कारण से अगर एक्वायर करते हैं, तो गवर्नमेंट से पर्टिकुलर कोर्ट से परमिशन लेके वो उसको हैंड स्विच ओवर कर भी सकते हैं एज पर दी प्रोविजंस गिवन इन लॉ। इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी काफ़ी केस लॉज हैं, तो मैं इसका केस लॉज का एक प्रोग्राम लेने वाला हूँ इसका, 15 या फिर ये लॉ और लॉ से रिलेटेड केस लॉज, ऐसा एक प्रोग्राम अलग से लेने वाला हूँ, तो वो भी हम देखेंगे। अभी ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है ना, जो 20 पार्ट का है, ये प्रॉपर्टीज लॉ, प्रॉपर्टी लॉज इन इंडिया, इसमें तो एंटायर प्रॉपर्टी लॉज हम कवर कर रहे हैं इसमें।
लेकिन फिर इसमें के एक जैसा रेरा कानून है, ये है, एक भी एक अलग अलग प्रोग्राम का पार्ट है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, आई एम नॉट एकेडमिशियन, आई एम अ प्रैक्टिशन लॉयर, इसलिए मुझे जैसे जैसा टाइम मिलेगा वैसा मैं इसका जरूर आपको ये स्वाद चखाऊंगा, आपको इसका बेनिफिट दिलाऊंगा। अमेंडमेंट्स एंड स्टेट वेरिएशंस, 2015 में ऑर्डिनेंस आया था, लेकिन ये पास नहीं हुआ है। इसमें प्रपोज्ड है एक्सेप्शंस फॉर की सेक्टर को कुछ एक्सेप्शन दिए गए थे, जिसमें एक्वायर नहीं करना है जमीन, ऐसे की सेक्टर्स है, लेकिन वो पास नहीं हुआ ऑर्डिनेंस। स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये राज्यों ने मॉडिफाई किया है लार एक्ट। लार्क एक्ट का मतलब होता है लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। इसको क्या किया है, मॉडिफाई किया है थोड़ा सा। चैलेंजेस, delays due to legal and procedural complexities। लीगल प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज ये है, इसलिए थोड़ा डिले होता है। सोशल अनरेस्ट फ्रॉम डिस्प्लेस्ड, जो डिस्प्लेस्ड लोग होते हैं, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे हलाया जाता है, तो ऐसे लोग थोड़ा से सोशल अनरेस्ट होते हैं, वो सोशली थोड़े से पीस महसूस नहीं करते हैं, ये एक इसका चैलेंज है। अन अंडर अंडर वैल्यूड कॉम्पेंसेशन, कभी कभी अंडर वैल्यूड कॉम्पिटिशन कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, जैसा कि 4 गुना कॉम्पेंसेशन देना है, लेकिन 4 गुना का जो बेसिक प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि वो एरिया में मार्केट 20 लाख रुपए एकड़ का है, लेकिन ये क्या करते हैं कभी कभी गवर्नमेंट के अधिकारी, कभी कभी वो एरिया में मार्केट 2 लाख रुपए का एकड़ बताते हैं, ऐसे कि 2 लाख रुपए का एकड़ का ही मार्केट है, अंडर वैल्यूड करते हैं। और भी 2 लाख रुपए एकड़ के ऊपर फिर 4 गुना देंगे बेनिफिट, तो 8 लाख में देंगे कॉम्पेंसेशन। लेकिन उसका रेगुलर प्राइस अगर 20 लाख का है, किसी का खरीदी खत हुआ है लेटेस्ट है, वो अगर डिक्लेयर करके फिर कोर्ट में जाते हैं, बताते हैं कि भाई ये एरिया में तो 20 लाख का भाव चालू है, तो दिस इज कॉल्ड अंडर वैल्यूड कॉम्पेंसेशन। तो अंडर वैल्यूड कॉम्पेंसेशन भी एक चैलेंज है। पुअर आर आर री इम्प्लीमेंटेशन, जो बहुत पुअर है, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट कभी काफी बार पुअर तरीके से हैंडल किया जाता है। क्योंकि सभी अधिकारी सरीखे नहीं रहते हैं दोस्तों। कुछ कुछ अधिकारी बहुत एक्टिव और बहुत है, वो आईएएस आईपीएस होते हैं, या एमपीसी यूपीसी से, या एमपीसी एग्जामिनेशन से, या जीपीएससी से एग्जामिनेशन से, या आरपीएससी से, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन से जो सिलेक्ट होते हैं ना, तहसीलदार वगैरह होते हैं, ये होते हैं, या असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं, या आईएएस से जो कलेक्टर होता है, ये जो लोग हैं, ये काफी लोग पोजीशन आने के बाद, हमारा ये पोजीशन राष्ट्र सेवा के लिए ही है, ऐसा समर्पित भाव से ही बहुत स्पीडी काम करते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग ये पोजीशन मुझे राजा बनाने के लिए आया है, मैं अभी सर्वे सर्वा हूँ, मैं जो चाहिए, ईगो आ जाता है। ईगो जब आ जाता है आपको, तो आपका ईगो के कारण इफिशियंसी अपने आप ही कम होता है, और फिर वो चैलेंजेस में परिवर्तित होता है, फिर वो पुअर आर एंड आर री इम्प्लीमेंटेशन, जिसको रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है, ये पुअर हो जाता है। इसलिए सब नमूने रहते हैं ना, हाँ, गवर्नमेंट में एक्टिव भी रहते हैं, नॉन एक्टिव भी रहते हैं, नेता भी ऐसी है, एक्टिव है नॉन एक्टिव है, लॉयर भी ऐसी है, एक्टिव है नॉन एक्टिव है, पुलिस भी ऐसी है, एक्टिव है नॉन एक्टिव है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं। आपके घर में 2 भाई है ना, तो एक का नेचर एक्टिव रहता है, एक का नेचर डल रहता है, लेकिन वो डल रहता है तो थोड़ा होशियार रहता है, वो किस क्वालिटी वो डल में ज़्यादा अच्छी रहती है, कुछ क्वालिटी वो टैलेंट वाले में अच्छी नहीं रहती है, तो हर एक का स्वभाव अपना अपना एक अलग होता है। लैंडमार्क जजमेंट जो है इसमें, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल 2020 का है, ये क्लैरिफाई लैप्सिंग क्लॉज इसमें क्लैरिफाई किया गया है। और पुणे पब्लिक कॉरपोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस हरकचंद 2014 का है, इसमें कॉम्पेंसेशन प्रोसीजर कॉम्पेंसेशन का प्रोसीजर है, इसको रीइंफोर्स करके दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। Recommendations है, improve land record and valuation transparency, ensure participatory planning, streamline R&R implementation, leverage technology for better tracking। और इसका कंक्लूजन है, लार एक्ट 2013 improved fairness and transparency, implementation challenges persist, balance between development and social justice is crucial।
balance between development and social justice is very crucial, dosto, in our country. But when any authority or any government organization try to find out the ways, they can find out the ways, and when there is no chance to find out the ways, at that time you can take the help of a law, and that law will help you. So now I will show you the this law, uh, right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013. Just give me a few seconds. Yes, Land Acquisition Act. This is Land Acquisition. No, this is Old Land, 1894. Right to fair compensation. This is new law. This is right to fair compensation. See the title of this law, the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013. So in this act, chapter 1 covers preliminary, chapter 2 covers determination of social impact and public purpose. उसमें ए में है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट एंड पब्लिक पर्पस, इसमें 4 to 6 सेक्शन है. बी में अप्रेजल फॉर ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बाय एन एक्सपर्ट ग्रुप. तो एक्सपर्ट ग्रुप ने वो सोशल असेसमेंट इम्पैक्ट का अप्रेजल करना है, उसको देखना है. ये 7 to 9 सेक्शन में इसकी प्रोविजन है. चैप्टर 3 में स्पेशल प्रोविजन फॉर सेफगार्ड फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी के लिए भी सेफगार्ड है. चैप्टर 4 में है नोटिफिकेशन एंड एक्विजिशन. नोटिफिकेशन कैसा करेंगे, एक्विजिशन कैसा करेंगे, ये बहुत डिटेल में इसमें है. इसलिए इसमें जिसमें अगर प्रैक्टिस करना है तो ये एक सेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना चाहिए. किधर भी गवर्नमेंट का मिस्टेक अगर आप निकाल सकते हैं तो मिस्टेक निकालने के बाद आपके फेवर में डिसीजन आता ही आता है. तो सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 30 तक ये दिया है. देन चैप्टर 5 में है रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड. देन चैप्टर 6 में प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट. रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट का प्रोसीजर कैसा होता है वो दिया है 43 के आगे 47 तक. जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है, कमिश्नर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट कमिटी एट प्रोजेक्ट लेवल, ऐसे कुछ स्टेप्स दिए हैं. नेशनल मॉनिटरिंग कमिटी एंड फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट. नेशनल मॉनिटरिंग कमिटी जो है रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट की, ये इसमें 48 to 50 दिया है. चैप्टर 8 जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट अथॉरिटी. तो ये ट्रिब्यूनल वगैरह कैसे रिहेबिलिटेशन के तैयार होते हैं वो सब इसमें दिया है. 51 सेक्शन से लेके 74 तक है. देन अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन. कॉम्पेंसेट का कैसा प्रमाण चाहिए, ये 2 सेक्शन 75 76 में दिया है. पेमेंट का सेक्शन जो है वो चैप्टर 10 में पेमेंट दिया है 77 to 80 सेक्शंस में. देन चैप्टर 11 covers the temporary occupation of land. And then chapter 12 covers the offenses and penalties. And chapter 13 covers miscellaneous, which is from 91 section to 114 section. And then first schedule, second schedule, third schedule, fourth schedule. These schedules are very also important. Go through the law. ये लॉ से जाइए तो फिर गवर्नमेंट एक्वायर जो काम करती है ना, ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई तालुका नहीं है, कोई जिला नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्वायर जमीन की नहीं है. इसलिए हर जगह पे डिस्प्यूट्स है, हर जगह पे है. वो डिस्प्यूट को फोकस कीजिए, लोगों को न्याय देने के लिए आगे बढ़िए दोस्तों. ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं आगे बढ़ने के लिए. और ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा प्रेजेंटेशन था, ये हम यहाँ पे अभी कंक्लूड कर रहे हैं. उसके पहले मैं थोड़ा सा चार्ट बॉक्स में देखता हूँ, किसी का चार्ट अगर है तो वो चार्ट करते हैं, देखते हैं.
हाँ, हमारे ऐप के ऊपर चार्जेस कितने हैं वगैरह, तो दैट इज़ द डिपेंड अपॉन कोर्सेस है। कौन से कोर्स लेते हैं उसके ऊपर वो चार्जेस डिपेंड है। तो आप ऐप पे जाइए, जयप्रकाश सोमानी सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऐप है एंड्रॉयड के ऊपर, और इसके ऊपर जो है वो उसका लिंक थोड़ा अलग है, वो हमारे पीए से ले लीजिए ऐप का लिंक। तो पीए जो है मैं हमारी सीमा रॉय नाम है उसका, और नंबर जो हमारा ऑफिस का नंबर उसके पास है 9322188701। 9322188701। उनको बोलना कि मुझे जो कोर्स के ऐप है, सोमानी सर के जो कोर्सेस हैं उसका जो ऐप है वो ऐप के लिंक भेज दीजिए, तो वो लिंक भेज देगी। तो जो आईएएस के लोग हैं वो लिंक से जाके ऐप डाउनलोड करेंगे, जो एंड्रॉयड के लोग हैं वो लिंक से जाके ऐप डाउनलोड करो। तो आपको नए छोटे मोटे कोर्सेज एकदम, हम 50 रुपए का 100 रुपए का भी कोर्स बनाने वाले हैं, ये याद रखना। अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आज आज अगस्त महीने का मेरे ख्याल से 10 तारीख है, 15 अगस्त आ रहा है, और 16 अगस्त को जन्माष्टमी भी है। तो क्यों ना हम आज़ादी का ये पर्व जो है, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म का पर्व है, ऐसा क्यों ना एक ऐसा कॉमन एक प्रोग्राम ले जो पब्लिक एट लार्ज के लिए फ्री रहेगा, लेकिन नानी पालिका वाला नेशनल लॉ क्लब के मेंबर्स के लिए उसको में प्रायोरिटी रहेगा, प्रायोरिटी फ्री रहेगा। तो ये करे। तो फिर क्या करना, ऐसे मेरे दिमाग में मैं सुबह सोचता था और दिमाग में आ गया कि वी शुड कंडक्ट वन वेबिनार ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज दी है। हम फंडामेंटल राइट की ऑलवेज बात करते हैं, हम भी सुप्रीम कोर्ट में ये फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ, आर्टिकल 14 का इम्पीचमेंट हुआ लॉर्डशिप इसमें, लॉर्डशिप इसमें 16 का इम्पीचमेंट हुआ, लॉर्डशिप इसने गवर्नमेंट में 18 का इम्पीचमेंट कर दिया, गवर्नमेंट ने 21 का तो इम्पीचमेंट करते ही करते रहते हैं गवर्नमेंट, वगैरह वगैरह। हम राइट की बात करते रहते हैं लेकिन ड्यूटीज की बात कभी नहीं करते हैं। हम इस मौके पे वो ड्यूटी की बात करना चाहेंगे, और इसका रिलेवेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के 51 आर्टिकल, 51A आर्टिकल जो फंडामेंटल ड्यूटीज बताती है, वो ड्यूटीज एग्जैक्टली क्या है, और ये ड्यूटीज फुलफिल करने के लिए गीता का तत्व ज्ञान जो है, गीता में जो राजस तामस और सात्विक प्रवृत्ति के जो कार्य होते हैं, वो कार्य का कैसा कोलाब्रेशन करके दिया है। तो गीता से गीता को कनेक्ट करूंगा मैं हमारा आर्टिकल 51A का कर्तव्य का, गीता के साथ जो समाज कल्याण के लिए जैसे काम करना गीता बताती है। तो ये सब कोलैबोरेशन करके एक अच्छा टाइटल मैं ढूंढूंगा इसको, और इसको डिजाइन करके, और 15 अगस्त को ही लूंगा, 15 अगस्त को ही लूंगा, और शाम को 5 बजे के करीब लूंगा, ताकि आपके सब ये जो क्या बोलते हैं इसको, झंडा वंदन ये वगैरह, थोड़ा दोपहर का रेस्ट वगैरह छुट्टी का वो सब होने के बाद, देन वी विल टेक दिस प्रोग्राम फंडामेंटल ड्यूटीज as per Article 51A एंड विद कनेक्शन टू दी भगवत गीता। तो फिर दोनों का सेलिब्रेशन करने का आनंद हमको प्राप्त होगा, और उस दिन अगर आप प्रोग्राम को आते हैं तो वो दोनों का करने का आनंद भी आपको भी प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।